आप सब, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग मध्यकालीन भारत के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेकंड वीडियो होगा। और इस सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ व्याख्यात्मक तथ्य भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। सूफियों एवं साम्राज्य के संबंधों के बारे में निम्न में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसमें पहला कथन कह रहा है सूफियों ने राजनीतिक सत्ता से पूरी तरह से पृथक रहने पर जोर दिया, और दूसरा, सूफियों ने कभी भी साम्राज्य में किसी प्रकार की सीधी सेवा या पद को स्वीकार नहीं किया। ये दोनों कथन जो है, सूफियों ने राजनीतिक सत्ता से पूरी तरह से पृथक रहने पर जोर दिया था, यह सही है। सूफी नहीं चाहते थे राजनीतिक सत्ता का कोई भी तरह का आकर्षण उन्हें बांधे। और दूसरा कि सूफियों ने कभी भी साम्राज्य में किसी प्रकार की सीधी सेवा या पद को स्वीकार नहीं किया था, यह भी सही है। और तीसरा है, साम्राज्य अक्सर सूफियों पर प्रतिबंध लगाने के अवसर की तलाश करता रहता था, यह गलत है। ऐसा विवरण नहीं मिलता है कहीं पे। तो 1 और 2 सही है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? यहूदियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, वे मुख्यतया वैयक्तिक परीक्षण की अवधारणा पर काम करते थे, यह सही है। वे वैयक्तिक परीक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। और दूसरा कि वे फारसी साहित्य में उल्लिखित सूचनाओं का समर्थन करते थे, बिल्कुल उन्हें फारसी साहित्य की सूचनाओं पर विश्वास था और वे इसका समर्थन करते थे। इसने ईसाईयत एवं इस्लाम के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायता की। तत्कालीन जो व्यवस्था, सामाजिक जो व्यवस्था चल रही थी उस समय की, तो उस समय यह आवश्यक था कि इस्लाम को भी समर्थन दिया जाए। तो ईसाइयों ने यही नीति अपनाई थी कि ईसाईयत के साथ साथ इस्लाम को भी समर्थन दिया जाए, और इसी कारण उन्होंने ईसाईयत और इस्लाम के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायता की थी। ठीक है, तो ये 1 और 2 3 सही है। और उसके बाद है, उनका उद्देश्य विभिन्न परंपराओं एवं संस्कृतियों का एकीकरण करना था। नहीं, वो विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों का एकीकरण करने के उद्देश्य से काम नहीं करते थे, बल्कि विशेषतः यहूदी धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे थे। तो 1 2 3 सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मध्यकाल के प्रारंभिक मुस्लिम संतों को सूफियों के नाम से जाना जाता था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूफियों ने खलीफाओं की विशाल संपत्ति की कड़े शब्दों में आलोचना की। तो सही है यह। खलीफाओं जो कि राज दरबार से जो भी उन्हें भेंट या दक्षिणा मिला करती थी, उन सबको स्वीकार करके बहुत ही ज़्यादा संपत्ति खलीफाओं ने अर्जित कर ली थी, जिसका सूफियों ने हमेशा से विरोध किया था। तो यह कथन सही है। सूफी सृजक एवं सृष्टि के बीच स्पष्ट विभेद लगाने पर विश्वास करते थे। सृजक और सृष्टि के बीच विभेद पर अर्थात दोनों के बीच अंतर पर सूफियों का विश्वास नहीं था, बल्कि सूफी सृजक अर्थात ईश्वर और सृष्टि के बीच उन्होंने किसी तरह का अंतर नहीं बताया है, बल्कि दोनों को ही एक समान माना है। और सूफियों के अनुसार कुरान व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित ग्रंथ है, यह सही है। वे कुरान को व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित ग्रंथ बताते थे। तो 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे फ्रांकोइस बर्नियर द्वारा लिखित ग्रंथ की सबसे प्रमुख विशेषता माना जा सकता है? फ्रांकोइस बर्नियर की जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने जो यात्रा संस्मरण अर्थात यात्रा वृत्तांत लिखे थे, उनके अनुसार 2 व्यवस्थाओं के बीच तुलना उनके ग्रंथों की विशेषता थी, और शासक वर्ग के प्रति निष्ठा की भावना, यह भी था। शासक वर्ग के प्रति निष्ठा की भावना रखते थे। सटीक एवं तार्किक व्याख्या,
जो उनकी व्याख्याएं हैं वे पूरी तरह से सटीक नहीं मानी जाती हैं। तो इसमें 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के भारतीय शहरों के संबंध में विचारों को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, जब भारत आया था तो उसने जो भारत में जो कुछ भी देखा और उसको अपने लेखन में कलमबद्ध किया था। तो उसके अनुसार घनी बसावट एवं समृद्ध शहर थे, यह सही है। और कृषि की उच्च उत्पादकता थी भारत में, भारतीय कृषि की उत्पादकता उन्होंने उच्च बताया है, अर्थात कृषि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। और तीसरा है कि प्रभावी डाक व्यवस्था, प्रभावी डाक व्यवस्था का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपने लेखन में, तो ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे डाक व्यवस्था से। और चौथा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मेलजोल का अभाव नहीं, यह उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मेलजोल को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से कलमबद्ध किया है, तो यह गलत हो जाएगा। और व्यापार एवं वाणिज्य का अच्छा नेटवर्क, यह भी सही है, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का उन्होंने चित्रण किया है। तो इस आधार पर आंसर है 1, 2, 3 और 5, तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मुगल साम्राज्य की स्थापना से भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग प्रारंभ होता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है अकबर के उत्तराधिकारियों ने उसके द्वारा स्थापित की गई क्षेत्रीय विस्तार की नीति को त्याग दिया। ठीक है, अकबर के जो उत्तराधिकारी थे, अकबर के बाद जैसे कि जहांगीर थे, शाहजहां थे, तो यह बताया जा रहा है कि उनके उत्तराधिकारियों ने उनके द्वारा स्थापित की गई क्षेत्रीय विस्तार की नीति को त्याग दिया, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि शाहजहां के टाइम तक भी देखते हैं कंधार के लिए चलती रहती है जंग, तो यह गलत होगा ऐसा कहना। नेक्स्ट है मुगल शासकों ने सफलतापूर्वक शासन के सभी अंगों को संगठित किया, बिल्कुल सही, यह सही होगा। और तीसरा है राजनीतिक शक्ति एवं सांस्कृतिक विविधता का एकीकरण मुगल राजनीतिक व्यवस्था का आधार थी, यह भी सही होगा, अर्थात एक गलत है, 2 और 3 सही है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मुगल काल के विभिन्न धार्मिक मतों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो मुगल काल के जो धार्मिक मत थे उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तो यह सही होगा। जो भी उनके मुगल काल के समय के जो धार्मिक मत थे वह ब्राह्मणवादी परंपराओं अर्थात वेदों की श्रेष्ठता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और दूसरा उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, यह भी सही है। और तीसरा कि उन्हें शासक वर्ग का संरक्षण मिला, सभी को शासक वर्गों का संरक्षण नहीं मिला था, तो यह कहना गलत होगा। और उन्होंने अपने विचार स्थानीय भाषाओं में व्यक्त किए, यह सही है, उनके विचार स्थानीय भाषाओं में थे, जिसकी वजह से उनके विचारों ने लोकप्रियता हासिल की। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, अर्थात सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांकोइस बर्नियर के मध्यकालीन भारतीय समाज के संबंध के बारे में व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कह रहा है निजी संपत्ति की धारणा का अभाव, सही है, क्योंकि निजी संपत्ति की धारणा का अभाव, निजी संपत्ति बनाने के प्रति ऐसी लालसा नहीं देखी है उन्होंने मध्यकालीन भारतीय समाज के लोगों में, तो यह सही होगा। और दूसरा है कि प्रशासनिक कुशलता का अभाव, यह भी सही है, क्योंकि प्रशासनिक कुशलता के अभाव की वजह से ही देख रहे हैं कि फ्रांकोइस बर्नियर के वर्णन के अनुसार कि मध्यकालीन भारतीय समाज मध्यकालीन भारतीय राजनीति बहुत तरह की परेशानियों से और विदेशी आक्रांताओं से बहुत बार ध्वंसित होती है, अर्थात टूटती और बिखरती रहती है। और तीसरा कथन कह रहा है कठोर एवं जटिल सामाजिक मान्यताएं,
कठोर एवं जटिल सामाजिक मान्यताएं, इसके बारे में उनका वर्णन नहीं है, तो यह गलत होगा। और नगरों का आवश्यकता से अधिक शासकीय संरक्षण पर आश्रित होना, यह सही है। यह उन्होंने वर्णन किया है कि नगरों की जो भी बात व्यवस्थाएं थी वह शासकीय संरक्षण पर ही आश्रित होती थी, अर्थात शासक अपने क्षेत्र में अगर नगर की समृद्धि एवं संरक्षण पर कार्य करना चाहते थे तो हो पाता था, और अन्यथा आमतौर पे शासक लोग जो होते थे वो नहीं ही करते थे। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा, डी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए झरोखा दर्शन का क्या उद्देश्य था? अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन का एक चलाया गया था, एक परंपरा चलाई गई थी, तो उसका उद्देश्य क्या था यह पूछा जा रहा है। तो अकबर झरोखा दर्शन के माध्यम से क्या क्या कहना चाहता था, यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट से। वह विभिन्न विषयों पर उपदेश देने के लिए जनसंपर्क अभियान को प्रारंभ करना चाहता था, यह गलत होगा। झरोखा दर्शन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरा कथन है कि वह साम्राज्य की शक्ति को लोकप्रिय विश्वास के रूप में स्थापित करना चाहता था, यह सही होगा, क्योंकि वह साम्राज्य की शक्ति को लोगों को दिखाना चाहता था, अपना वैभव और आडंबरपूर्ण जीवन रहन सहन वगैरह दिखा करके प्रजा पर अपना प्रभाव स्थापित करने की एक तकनीक थी अकबर की, झरोखा दर्शन की, तो यह सही हो जाएगा। और तीसरा है वह मुस्लिम विचारों से लोगों को अवगत कराना चाहता था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद को मध्यकालीन ग्रंथों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विभिन्न विषयों का उल्लेख प्राप्त होता है, इसमें विभिन्न विषयों का उल्लेख प्राप्त होता है, यह सही है। जो किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा है उसमें कई विषयों का उल्लेख है, और प्रत्येक अध्याय एक समान एवं संगठित रूप से लिखा गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समान लेखन नहीं है। और दूसरा है उसने इस ग्रंथ के लेखन में परंपरागत लेखन शैली का प्रयोग नहीं किया है, परंपरागत लेखन शैली का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, यह सही हो जाएगा। तो आंसर है 1 और 3 सही है, यानी कि सी। ठीक है, इसी के साथ समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। तो समाप्त होता है ये वीडियो भी, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।